जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल जय हिंद। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो नागालैंड से हैं और इनका नाम है वेखो सूरो। और ये आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, IN इंडियन नेशनल आर्मी, ये इनके पिताजी, इनके ताऊजी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े रहे और देश को आज़ाद कराने में नेताजी के साथ, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके परिवार ने और आसपास के 4-5 गांवों में जो इनके ताऊजी और इनके फादर की क़यादत में नेताजी की इन्होंने मदद की। तो मैं सीधे आपसे बात कराता हूँ वेखो सूरो जी से। वेखो सूरो जी, जय हिंद। जय हिंद। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। ग्रेट। तो मुझको हैरानी है कि आज नेताजी तो आपके गांव में करीब करीब 78 ईयर्स 78 साल पहले आए थे 1944 में, जनवरी 1944 में, जैसे आपसे मेरी पहले जो बात हुई उसमें बताया आपने। और उसके बाद वो करीब 9 दिन आपके गांव में रहे और उसके बाद वो चले गए। तो आज 78 साल के बाद भी आपका परिवार, आपके गांव के लोग नेताजी से और आज़ाद हिंद फौज से इतना लगाव रखते हैं, तो वो क्या कशिश थी नेताजी में या आज़ाद हिंद फौज में जो आप आज भी उनको इतना याद करते हैं? जी वेखो जी, आप बताएं। और आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे बात करें। ये 1944 में सुभाष चंद्र बोस मेरा गांव में आया। उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। उससे आगे में ब्रिटिश लोग, नागा आदमी लोग क्लास 6 ऊपर एजुकेशन लेने के लिए माना है, नहीं देता है। अच्छा। और नागा आदमी लोग ये टोपी, कैप, ये भी लगाने के लिए वो भी मना है। और भी हम लोग हाफ पैंट, हाफ स्लीव, सिर्फ ये चलता है, लॉन्ग पैंट नहीं, चप्पल नहीं चलेगा, नहीं लगाएगा। हाफ स्लीव लगाएगा, फुल स्लीव नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों? ब्रिटिश ने उसका रूल था, आपके वो पाबंदी लगा रखी थी। क्रूअल था उसके, जो ये जालिमपना था ये अंग्रेजों का। नागा लोग भी अच्छा नहीं लगा उसी टाइम में। तो नेताजी आया, बहुत खुश हो गया। तो मेरा पिताजी का एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, वो ताऊजी आपका। मेरा ताऊजी ने 1940 में असम रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी भर्ती हो गया। उसमें वह मेघालय शिलोंग में आर्मी कैम्प उधर है, उधर वो आर्मी कैम्प में उधर रहता है। तो 4 साल का बाद मेरा गांव में आया। तो जनवरी में आया, वार तो मार्च अप्रैल में शुरू हो गया। तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सूरो साहब ये बता रहे हैं कि इनका जो ताऊजी थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 1940 में भर्ती हो गए थे, असम रेजिमेंट में। और वो जिस समय आज़ाद हिंद फौज के लोग और नेताजी इनके गांव में आए, उस समय वो छुट्टी लेके, अपने आर्मी से छुट्टी लेकर अपने गांव में आए हुए थे। जी आगे सूरो साहब बताएं आगे। और उस टाइम में सुबह सुभाष चंद्र बोस मीटिंग कॉल किया था। गाँव सब एक जगह में जाके, मतलब सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपके गांव के लोगों से मीटिंग इकट्ठा किया, सबको कॉल किया था। तो सब गांव आदमी उधर चला गया, सब चला गया, गांव का लोग चल गया। मतलब आदमी गया, बूढ़ा बच्चा भी गया, सब गया, औरतें महिलाएं भी गई। तो उस टाइम में मेरा ताऊजी तो उसका साथी लोग वो बॉर्डर से असम रेजिमेंट लोग अरेस्ट करके आया। उसका कैम्प खत्म कर दिया, इंडियन नेशनल आर्मी, जापानीज लोग। तो मेरा गांव में आया। उस टाइम में मेरा ताऊजी तो उधर है, मालूम हो गया, वो लोग आइडेंटिफाइड हो गया। वो भी हम लोग का बटालियन में है बोला। तो सूरो साहब ये कह रहे हैं कि
जब आज़ाद हिंद फौज इनके गांव तक पहुंचा तो असम रेजिमेंट जो थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, उससे उनको कहा, और असम रेजिमेंट के काफ़ी जो सिपाही थे और अफसर थे उनको आज़ाद हिंद फौज ने अपना युद्धबंदी बना लिया था, प्रिजनर ऑफ वार जिसको बोलते हैं। वो उनके साथ आए जब इनके गांव में, तो वो जो अरेस्टेड जो थे, जो युद्धबंदी थे आज़ाद हिंद फौज के, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के असम रेजिमेंट की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने इनके ताऊजी को पहचान लिया जी, ये भी हमारे रेजिमेंट का ही आदमी है। जी आगे बताएं जी सूरो साहब। तो सुभाष चंद्र बोस ने मेरा ताऊजी को पास में आने के लिए बोला, तो आया। तो आप क्या भाषा में बात करेगा बोला। तो मेरा ताऊजी तो बोला, मैं राष्ट्रीय भाषा से बात कर सकता है बोला। वेरी गुड। तो राष्ट्रीय भाषा तो दोनों तो सुभाष चंद्र बोस और मेरा ताऊजी तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस कितना क्या बोलना है अभी तो इंटरप्रेटर तो ठीक मिला है, इसलिए बहुत खुश हो गया। और फर्स्ट में सुभाष चंद्र बोस ने बोला, यहाँ गांव में कोई स्टूडेंट है ना? नहीं। अच्छा, इसमें मैं रोक रहा हूँ। वेखो साहब ये बता रहे हैं कि नेताजी को एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ के जो गांव के लोग थे वो हिंदी या अंग्रेजी समझते नहीं थे। तो जब वो जो लोग इकट्ठे हुए तो और इनके ताऊजी को पहचान लिया गया, तो नेताजी ने उस गैदरिंग से ये सवाल किया, भी तुम में से कोई ऐसा वो है जो मेरी भाषा को समझता हो और मेरी बातों को गांव के लोगों को उनकी भाषा में समझा सके। तो इनके ताऊजी जो थे वो हिंदी अच्छी तरह समझते थे, बोलते भी थे, और ऑफ कोर्स वो तो वहाँ की गांव की भाषा भी बोलते थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं दुभाषी का काम करूँगा। और एक ये नेताजी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अपनी कम्युनिकेशन की, अपनी बातों को गांव के लोगों तक पहुंचाने की, वो इनके ताऊजी ने उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समस्या हल कर दी। जी बताएं आगे। और सुभाष चंद्र बोस साहब ने बोला, इसी गांव में कोई स्टूडेंट है ना? नहीं स्टूडेंट। और उस ऐसे बोला, उस टाइम में मेरा पिताजी तो क्लास 2 पास हो गया। क्लास 2 बीए का, ग्रेजुएशन का। क्लास 2 पास हो गया। तो Yes. अभी क्लास 3 में जाना है। अब तब उनकी उम्र क्या थी, आपके पिताश्री की, फादर की? क्या बोला? आयु एज तो अभी तो उस टाइम में तो 26, अभी 26 यानी 26 वर्ष की आयु थी उनकी। हाँ 104 है, वो अभी भी जिंदा है। हाँ वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उस समय 26 साल के थे। हाँ ठीक है, गुड। तो उसको बोला इधर आओ। तो मेरा पिताजी उधर गया था, तो मेरा दुभाषी करेगा ना? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप एरिया में। तो बाबा भी बोला अच्छा करेगा, लिखेगा, रिकॉर्ड लिखो और हुकुम चलाओ बोला। तो बाबा भी इसे बोला ओके, एक्सेप्ट हो गया। उसका नाम दो सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम डायरी में ठीक लिख दिया। उसका डायरी में ठीक लिखा है, पर्सनल डायरी में। तो मेरा बाबा तो अभी तो काम हो गया, दुभाषी हो गया, गांव में चला गया, जाके हुकुम दिया, पोटर, रेशन, स्पाई, ये सब करना चाहिए गांव लोग साथ में। सब तो मेरा गांव में आ गया। हाँ वेखो साहब ये बता रहे हैं कि इनके जो ताऊजी थे वो दुभाषी बन गए, ट्रांसलेटर बन गए नेताजी के। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद बनाई थी, उसके जो फरमान थे, उसके जो हुक्म थे, चारों आसपास के 5 गांवों में फैला दिए कि हम सब ने आज़ाद हिंद फौज की पूरी मदद करनी है, राशन देना है उनको, और उनके लिए गुप्त सूचनाएं जो ब्रिटिश आर्मी की हैं वो लेकर के आनी है। और क्या बताया आपने विखो साहब इसके अलावा? उसका ऐसे करा, और गाइड्स, और गाइड करना, गाइड, स्पाई, हाँ स्पाई यानी गुप्त ये सब एंगेज है। ठीक है। और अपना चावल लो, अपना अच्छा। घर में चावल, कमोडिटीज क्या है लो, सब्जी क्या है लो, लेके स्टोर में डालो। अच्छा, मतलब चावल और जो है सब्जियां इनको आज़ाद हिंद फौज के लोगों को दो। हाँ जी। तो अपना घर में लेके देना, बहुत अच्छा। ऐसे ये हुक्म दिया।
ने मेरा पिताजी ने ये आज़ाद हिंद सरकार का हुक्म ये लिख के गांव-गांव में दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए वेखो साहब कि भाई ये तो आप मदद की क्या लड़ाई में भी जब आज़ाद हिंद फौज लड़ रही थी तो आपके गांवों के लोग जो 4-5 गांव के आसपास के लोग थे क्या वो लड़ाई भी लड़े आज़ाद हिंद फौज के साथ? लड़ाई तो हम लोग आगे में नहीं जाता है, बोला है बाबा, बोला है हाँ आगे में हम लोग तो नहीं जाता है। स्पाई लोग तो थोड़ा ऐसे खेती उती करता है ना, ऐसा वाला करके आगे में जाएगा। ब्रिटिश है ना, नहीं वो देखता है तो उधर तो ब्रिटिश लोग तो नहीं है ना उधर, सब भाग गया। इसलिए उन लोग का कुली करेगा, कुली सामान उठाना। ये सामान उठाना, गुली उठाएगा, रेशन उठाएगा, हिल है वो पहाड़ में जाएगा और नीचे में जाएगा ऐसे ना। अच्छा 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 अच्छा। बहुत आदमी काम किया था, बहुत काम किया, बहुत। एम्प्लॉय किया था। हाँ उसके बिना तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। जब आपका राशन है, आपकी रसद है, हाँ वो अगर फौज के पास नहीं पहुंचेगी तो फौज कैसे लड़ाई लड़ेगी? हाँ, और उसको गुप्त सूचनाएं, ये सारे जो महत्वपूर्ण काम थे, हाँ गुप्त सूचनाएं लेके आना कि कहाँ फौज है, कहाँ उन्होंने तोप लगा रखी है, कहाँ मोर्चे लगा रखे हैं, और उनको क्या कहते हैं राशन पहुंचाना और सारा वजन उठाने का काम, ताकि फौजी अपनी लड़ाई की तरफ ध्यान दें, अपना राशन उठाने के चक्कर में उनका ध्यान ना बटे और समय ना खराब हो। तो इस तरह से पूरे, हालांकि वो प्रशिक्षित नहीं थे, अनट्रेंड थे, लेकिन इन वॉट एवर वे जिस तरह से भी वो मदद कर सकते थे उन्होंने मदद की। वेखो साहब मेरे को एक चीज बताइए, तो क्या आपके गांव के लोगों को नेताजी कैसे लगे? अच्छे लगे? उनको आकर्षण लगा? और आपके गांव के लोगों को क्यों ये हुआ कि हमें देश की आज़ादी में लड़ाई लड़नी चाहिए? वैसे तो आपने बताया कि जो ब्रिटिश के लोग थे वो आपको कपड़े नहीं पहनने देते थे पूरे, आपको सर पे टोपी नहीं लगाने देते, यानी आपको ह्यूमिलेट करते थे, आपको जलील करते थे, अपमानित करते थे। तो वो जो उनका जुल्म था वो तो एक कारण था ही था। उसके अलावा नेताजी ने कुछ आपका ये भी कहा कि जब देश आज़ाद होगा तो कैसे आपके गांवों की तरक्की होगी। नेताजी बोला, हाँ मेरा पिताजी ऐसे बोलता है, नेताजी ऐसे बोला स्कूल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, स्कूल ये और रात में भी दिन ऐसा होगा, रात में भी दिन होगा, बिजली आ जाएगी गांव में, बिजली आ जाएगा, और पानी गांव में पानी पहुंचेगा। वो फॉरेस्ट से, अच्छा, बहुत जंगल दूर से ऊपर लाएगा, से नीचे जाएगा और ऊपर आएगा बोला है। हाँ तो इंडस्ट्री भी लाएगा, मशीन से कपड़ा भी करेगा बोला है। अच्छा अच्छा। तो वो लोग तो गांव लोग तो बहुत इनोसेंट है, वो तो क्या बोला है, बिजली तो क्या है पता नहीं उस टाइम में, इससे हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बहुत हैंडसम है, हैंडसम और थे। बहुत हैंडसम है, और उसका पावरफुल ग्लास चलता है, उसका दाढ़ी नहीं है, सफेद है, और उसका क्या बात बोलेगा बहुत अच्छा से बोलता है बोला है। और हाँ ये बहुत अच्छे स्पीकर थे, मतलब भाषण बहुत अच्छे, भाषा से अच्छा से बोला है, और उसका आवाज तो बहुत अच्छा है बोला है। आवाज भी दमदार था, उनका भाषण भी दमदार था, शानदार था, तो और देशभक्ति की बात करते थे वो, आदमी इंसानियत की बहुत बात। खुश हो गया, हाँ और स्पेशली वुमेन फोक, अच्छा ये जाके वार में मरने से क्या करेगा, बहुत नुकसान होगा, वो तो इतना अच्छा है, हैंडसम है, सब आदमी इसे बोलता है, इसलिए वो बहुत कैरिस्मा है, उसका कैरिस्मा से गांव लोग तो बहुत खुश हो गया, तो ये अपना आदमी हो गया, इसलिए हम लोग गांव लोग तो बहुत काम कर दिया बोला है। चलिए, ये वेखो साहब थे, और हमारे भारत में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि नागालैंड के लोगों ने हमारे देश को, जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसमें नागालैंड के लोगों का क्या विशेष योगदान रहा, और कैसे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की मदद की। इसका एक आपने छोटा सा एक वेखो साहब से, क्योंकि इनका परिवार आज़ाद हिंद फौज का परिवार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार है, तो सीधे इनके मुख से आपने ये बात सुनी, और आज भी इनका दिल जो है वो धड़कता है नेताजी के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए, इस परिवार का। और वेखो साहब आप ये बता रहे थे शायद नागालैंड में आप एक स्मारक भी बनवाने जा रहे हैं नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का शायद। हाँ, we are going to build one Netaji Subhash Chandra Bose and INA Memorial Park. Government of India Culture Department तो अभी 10 करोड़ दिया, अच्छा ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चरल डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपया उस भवन के लिए दिया है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। अभी साइड लेवलिंग हो गया, अभी शुरू करेगा। लेकिन अभी सीजन तो ठीक नहीं है, पानी बहुत गिरता है ना, हिल है, इसलिए ये थोड़ा सूखा होगा तो जल्दी करेगा हम लोग। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक स्मारक बनेगा जो हम सबको याद दिलाएगा कि आज़ाद हिंद फौज इस धरती पे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कैसे वहाँ के जो नागा लोग थे उन्होंने तन मन धन से और अपनी जान को हथेली पे रख करके जो मरने के लिए तैयार हो गए आज़ाद हिंद फौज के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको प्रेरित किया और देशभक्ति की जो ज्वाला थी उनके दिल में धधकनी शुरू कर गई। तो और कुछ इसके अलावा देखो साहब आपको जोड़ना चाहते हो? मेरा पिताजी और मेरा तातू जी, वो दोनों आर्मी कॉलम होता है बोला है, वो 30 आदमी ऐसे लेके नॉर्थ साइड में गया था। अच्छा। हुकुम आया ना, इसलिए उधर गया था। उस रास्ता में ब्रिटिश लोग तो एम्बुश गया, तो अच्छा। जापान 3 तो मर गया, नागा 1 तो मर गया, और मेरा पिताजी और तातू जी तो भाग गया। अच्छा। इसलिए वो दोनों तो मिडिल में है, मिडिल में। तो कौन कौन आगे है वो लोग तो मर गया, तो मिडिल तो बाबा है, तातू जी है, इसलिए तातू जी तो आर्मी है ना, इसलिए मिडिल में बैठेगा बोला है। तो मिडिल में बैठा, उधर ही बर्स्ट मारा बोला है, ब्रस्ट, तो बहुत गोली बहुत आया बोला है, लेकिन ईश्वर मोरम करके। हाँ, लेकिन उन्होंने जान तो हथेली पे रख ही दी थी, मरने के लिए तैयार होकर के तो इस लड़ाई में शामिल हुए थे। तो कोलंबो ब्रिटिश तो भी बहुत अटैक किया था। देखो साहब, मैं अपने तमाम देखने वालों की ओर से आपको सलाम करता हूँ, आपको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद। कि नागालैंड के लोगों का, हम सारे भारत के लोग, जो उनका योगदान था देश को आज़ादी के कराने के लिए, उसको हम कभी, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भुलाएंगी, हमेशा याद रखेंगी। और तो हम कर क्या सकते हैं। आप लोग भी आइए, आके देखो कितना मेहनत से काम किया था, कितना दिग्गज से काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत जल्दी आएंगे, मैं और मेरे मित्र आएंगे नागालैंड में, और मणिपुर में जो मोइरांग में जो INA का मेमोरियल है वो भी हम देखेंगे। हाँ, सब देखेंगे, वहाँ आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।